गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट 1 का टॉपिक परंपरागत दृष्टिकोण इस पर परिचर्चा करेंगे। मैंने मेरे पिछले जो लेक्चर बनाया था उसमें भी परंपरागत दृष्टिकोण को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की थी कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, राज्य और सरकार का अध्ययन करता है और उसी के साथ साथ मानवीय तत्व का भी अध्ययन करता है। आज हम परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक रहा, उस अध्ययन को परंपरागत अध्ययन के नाम से या परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इसे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, नॉमिनेटिव पॉलिटिकल थ्योरी आदि के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, कांट, हीगल, ग्रीन। हालांकि जो अध्ययन है परंपरागत दृष्टिकोण का वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक का जो अध्ययन था, उस अध्ययन को हम परंपरागत दृष्टिकोण में मानते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल के विचारक इस परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन नहीं करते। वर्तमान समय के भी या आधुनिक काल के भी जो कुछ विचारक हैं वो इस परंपरागत दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, जिसमें कि प्रमुख हैं लियो स्ट्रॉस, एल्फ्रेड कोबर्न, ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट आदि। अब सवाल ये उठता है कि ये परंपरागत दृष्टिकोण है क्या? जो अध्ययन दर्शन शास्त्र से प्रभावित हो, जो तर्क, कल्पना, नैतिकता, आदर्शात्मक, कानूनी विधि इसकी बात करता है राजनीति विज्ञान में, वह परंपरागत दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण यानी वह अध्ययन जो शुरू से, जब हम मानते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत हुई, जैसे कि हम 6 ईसा सदी पूर्व से राजनीति विज्ञान की शुरुआत मानते हैं, जैसे हम सुकरात या प्लेटो को हम फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से, मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स जानते हैं। तो जब से राजनीति विज्ञान का हम अध्ययन को प्रारंभ करते हैं, तब से ही इस परंपरागत दृष्टिकोण या इस दृष्टिकोण में जो कि नीति पर आधारित है, जो कि दर्शन शास्त्र पर आधारित है, जो नैतिकता की बात करता है, जो आदर्शात्मकता की बात करता है, जो कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के अधिकार क्या होने चाहिए, मानव के पास कितने अधिकार होने चाहिए, इनकी बात करता है, उसको ही परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत लिया जाता है। यह जो अध्ययन है यह नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, विधि आदि से प्रभावित रहा है और इसका जो प्रमुख बल है वह बल इसका आदर्श, नैतिकता, क्या होना चाहिए, कानून, विधि, इस पर इसका बल है। तो ये जितना भी अध्ययन है यह अध्ययन आदर्शात्मक, वैधिक, तर्कात्मक अध्ययन है। मैं इसकी अगर विशेषताओं पर जाएं या अपन इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक एक विशेषता है जो मैंने आपको बताई, अभी डिटेल से समझाती हूँ। पहली विशेषता अगर हम बात करें तो यह जो परंपरागत दृष्टिकोण है यह दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। देखो, ये जितने भी विचारक जो मैंने अभी आपको कहा, चाहे वो सोक्रेटिस रहा हो, प्लेटो रहा हो, एरिस्टो रहा हो, ये कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं थे, ये सब पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, या मैं कहूँ तो ये सब फिलोसोफर थे, ये तो दर्शन शास्त्री थे। इन्होंने जीवन के सब आयाम पर अपने विचार रखे हैं, इन्होंने राजनीति पर भी अपने विचार रखे हैं। तो अगर हम इन विचारकों की बात करें, चाहे वो सुकरात हो, प्लेटो हो, एरिस्टो हो, इनको ना सिर्फ हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, इनको हम फिलोसफी में भी पढ़ते हैं, इनको हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इनको हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो दे वर नॉट पॉलिटिकल साइंटिस्ट एट सच, दे वर फिलोसोफर्स। बेसिकली वो दर्शन शास्त्री थे। वो जीवन के बारे में क्या सोचते थे, वो राज्य के बारे में क्या सोचते थे, यहाँ उन्होंने अपना जो है विचार प्रस्तुत करा। तो जो राजनीति शास्त्र था वो दर्शन शास्त्र से प्रभावित था। एक बात और है, पॉलिटिकल साइंस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, राजनीति विज्ञान एक अलग अनुशासन या एक अलग विषय के रूप में तो बहुत समय बाद स्थापित हुआ। पहले तो राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था,
इसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, यह उसी की एक उपशाखा थी। इसको अलग से कोई एक विषय या एक अनुशासन ऐसा नहीं माना जाता था। अब हम चाहे प्लेटो के आइडियल स्टेट की बात करें, प्लेटो के जस्टिस की बात करें, या हम एरिस्टो के स्लेवरी के विचार की बात करें, या उसके भी सब आइडियल मतलब उसके भी आइडियल स्टेट की बात करें, तो वो एक पूरे दर्शन शास्त्री थे, फिलोसफर्स थे। उन्होंने जैसा समाज में हो रहा था उसी के अनुरूप जो है अपने विचार प्रस्तुत करें। तो राजनीति विज्ञान जो था ये पूरी तरह से दर्शन शास्त्र से प्रभावित था। मैंने अभी बोला क्योंकि यह एक अलग अनुशासन तो था ही नहीं, यह दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था। तो ये भी मान के चलिए कि ये भी बट नेचुरल है कि ये दर्शन शास्त्र से ही प्रभावित रहा होगा। रूसो का अगर हम सामान्य इच्छा का सिद्धांत देखें तो क्या था, ये पुनः दर्शन शास्त्र से प्रभावित। तो ये जितना भी पॉलिटिकल साइंस था परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत, ये जो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस था ये पूरी तरह से फिलोसोफर के द्वारा ही दिया गया था। अब चूंकि फिलोसोफर्स के द्वारा ही दिया गया तो ये दर्शन शास्त्र से ही प्रभावित था। चूंकि ये दर्शन शास्त्र से ही प्रभावित था तो इसके अंदर ईश्वर, ईश्वरीय विधि, पारलौकिक, इहलौकिक, इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी भी बात की गई। इसकी जो दूसरी प्रमुख विशेषता थी कि ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये आदर्शात्मक है। एस.पी. वर्मा जो है वो कहते हैं कि ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये आदर्शात्मक उपदेशात्मक है। आदर्शात्मक क्या होता है? आदर्श, इसने समाज के लिए आदर्श स्थापित करे, क्या होना चाहिए। अगर हम प्लेटो के आइडियल स्टेट को देखें तो प्लेटो लिखता है कि आइडियल स्टेट की जो जनसंख्या है वो 5040 है, जो आइडियल स्टेट आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। तो इन्होंने आदर्श की बात करी, आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए। रूसो की अगर हम सामान्य इच्छा की बात करें वो क्या है, वो आदर्शात्मक है। इन्होंने आदर्शों की बात करी, इन्होंने इनके पूरे अध्ययन में मूल्य और आदर्श परिलक्षित होते थे। वो ये बताते थे कि राजा का क्या कर्तव्य है, जनता का क्या कर्तव्य है। तो ये मूल्य और आदर्शों का अध्ययन था। यह एक मूल्य प्रधान अध्ययन है। परंपरागत दृष्टिकोण राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और उसका ये मानना है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए निरंतर आगे बढ़ता है। वही प्लेटो का आदर्श राज्य, थॉमस मूरो की यूटोपिया या गांधी का राम राज्य, ये सब राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के मार्ग की ओर लेके जाते हैं, मूल्यों की बात करते हैं। यह राजनीति विज्ञान में नैतिकता का एक विशेष स्थान मानते हैं और मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है आचार शास्त्र और नैतिकता से प्रभावित है। बिना नैतिकता के वह राजनीति विज्ञान की बात ही नहीं करते। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है वह समाज के सामने मूल्यों का निर्धारण करता है। राज्य जो है वो मनुष्य के नैतिक विकास के लिए सहायक होती है। तो राज्य किस तरह का हो जिससे कि मनुष्य का अधिकाधिक नैतिक विकास किया जा सके। तो ये जो है ये मूल्य प्रधान अध्ययन है, यह मूल्य सापेक्ष है। जस्टिस, न्याय, समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, ये इन मूल्यों की बात करता है, इसके अध्ययन की बात करता है। तो ये जो बेसिकली है परंपरागत दृष्टिकोण, यह मूल्य सापेक्ष है। बिना मूल्यों के यह राजनीति विज्ञान का अध्ययन सोच ही नहीं सकता। मूल्य और राजनीति विज्ञान, नैतिकता और राजनीति विज्ञान, नीतिशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इनके लिए एक अभिन्न अंग है। इसके बिना यह राजनीति विज्ञान की परिकल्पना नहीं कर सकते। अगली विशेषता देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है यह व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक थे
उन्होंने अपने जो भी विचार दिए वह उनके अनुभव, उनकी जो सोच थी उससे प्रभावित रहे। उन्होंने कोई स्टडी नहीं करी, फील्ड में जाकर अध्ययन नहीं देखा नहीं कि समाज की वास्तविक स्थितियां क्या है। वो तो बेसिकली लाइब्रेरीज में अध्ययन करते थे। उनकी क्या सोच थी, उनका क्या दृष्टिकोण था समाज के प्रति, राज्य का प्रति, तो उनकी जो सोच, उनकी जो दृष्टिकोण था, यह पूरी तरह से उनके अध्ययन में परिलक्षित हुआ। इसीलिए ये जो अध्ययन है इसे व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन माना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया राज्य के निर्माण में। लेकिन चूंकि तीनों का दृष्टिकोण अलग था, तीनों की सोच अलग थी, तो आप देखेंगे कि इन तीनों के अध्ययन में मानव स्वभाव अलग था और जो राज्य का निर्माण हुआ वो राज्य भी अलग ही रहा। जहां हॉब्स का राज्य टोटलिटेरियन स्टेट था, ऑल पावरफुल स्टेट था, सर्वशक्तिशाली राज्य था, उसका जो लेवियाथान था उसके पास सारी शक्ति थी। वहीं रूसो का जो राज्य बना वो गणतंत्रात्मक राज्य बना, लॉक का लोकतांत्रिक राज्य बना। तो जो राजनीतिक विचारक की सोच थी, उनका जो दृष्टिकोण था, उनकी सोच ने उनके अध्ययन को प्रभावित करा और यह उनके पूरे अध्ययन में परिलक्षित भी हुआ। इसीलिए जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसकी जो प्रमुख विशेषता है वह व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन था। यह विचारकों के कल्पना पर आधारित था, उनके तर्क पर आधारित था। उन्होंने कोई फैक्ट या तथ्यों की बात नहीं करी, उन्होंने अपने कल्पना, अपने तर्क, इसी पर उन्होंने अपना अध्ययन जो था उस पर आधारित करा और वही उनके अध्ययन पर परिलक्षित भी हुआ। हम अगर इसकी अगली विशेषता की बात करें तो इसका जो परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन है वह कानूनी, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन है। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों ने जो अध्ययन करा वो अध्ययन बेसिकली कानूनी ही था, औपचारिक ही था। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों ने व्यवस्थापिका का अध्ययन करा, उन्होंने ब्रिटेन में व्यवस्थापिका का अध्ययन करा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये देखा कि ब्रिटेन में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। उन्होंने इसकी शक्तियों का अध्ययन करा, उन्होंने ब्रिटेन की महारानी की शक्तियों का अध्ययन करा, वहाँ के सम्राट की शक्तियों का अध्ययन करा। जो कानून में लिखा है, जो वहाँ के संविधान में लिखा है, केवल उन्होंने उसी का ही अध्ययन करा। उन्होंने उन राजनीतिक संस्थाएं, उन राजनीतिक संरचनाओं, उन राजनीतिक फैक्टर्स, तत्वों का अध्ययन नहीं करा जो कि इन राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। उनका अध्ययन केवल मात्र कानूनी अध्ययन था, राजनीतिक संस्थाओं तक ही जो था उनका अध्ययन सीमित था। हम डाइसी, मुनरो, ऑग एंड जिंक इनकी बात करें, जिन्होंने ब्रिटेन के संविधान का डिटेल अध्ययन करा है, उन्होंने केवल ब्रिटेन के संविधान का कानूनी पक्ष का अध्ययन करा है कि ब्रिटेन का संविधान कहता क्या है। ब्रिटेन के संविधान में महारानी के पास ज्यादा शक्ति है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम ब्रिटेन का संविधान देखें तो ब्रिटेन के संविधान के अंदर वर्तमान समय में वहाँ की जो कॉमन सभा है उसके पास ज्यादा शक्ति है। महारानी के पास हम बात करें, सम्राट के पास अगर हम बात करें तो उनके पास तो नाम मात्र की शक्ति है। लेकिन जब हम परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन की बात करते हैं तो उनका जो पूरा अध्ययन था वो कानूनी, औपचारिक और संस्थागत ही अध्ययन था। उन सारे फैक्टर्स का अध्ययन ही नहीं करा जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, राजनीतिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक इन तत्वों की बात ही नहीं की। उन्होंने अपना अध्ययन केवल संस्थाओं तक सीमित रखा। उन्होंने राजनीतिक संरचनाएं, राजनीतिक संकल्पनाएं, इनका अध्ययन भी नहीं करा। उन्होंने
मैंने आपको कहा जैसे व्यवस्थापिका का अध्ययन करा, कार्यपालिका का अध्ययन करा, न्यायपालिका का अध्ययन करा। कानून या संविधान उन्हें क्या शक्तियां देता है, उन्होंने इस चीज का अध्ययन करा। तो बेसिकली उनका जो अध्ययन था वो कानूनी, संस्थागत और औपचारिक अध्ययन था। हम इसकी अगर अगली विशेषता की बात करें परंपरागत दृष्टिकोण की, तो यह मुख्यतः संकुचित अध्ययन था। परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर जो विचारक थे उन्होंने पाश्चात्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों का ही अध्ययन करा। ब्रिटेन, अमेरिका, पाश्चात्य यूरोपीय देश या ज्यादा से ज्यादा सोवियत संघ, उन्होंने डेवलपिंग कंट्री, लैटिन अमेरिका, भारत और जो पूर्वी देश है, इनके अध्ययन पर ध्यान ही नहीं दिया, उनके अध्ययन पर बल ही नहीं दिया। इनका जो पूरा अध्ययन था वो अध्ययन मुख्यतः पाश्चात्य लोकतांत्रिक राज्यों के अध्ययन तक ही सीमित था। इसीलिए इसका जो अध्ययन है, हम बेसिकली इसका अध्ययन संकुचित अध्ययन कहते हैं। जब इन्होंने उन लोकतांत्रिक देशों का अध्ययन करा तो उन्होंने वहां पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात की, वहां की व्यवस्थापिका की बात की, वहां की कार्यपालिका की बात की, वहां की न्यायपालिका की बात की। अगर ये इंस्टीट्यूशन ऐसे के ऐसे अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील राज्यों में अगर अपनाते हैं तो वो वहां कैसे कार्य करेंगे, उन्होंने इसकी बात ही नहीं की। उन्होंने केवल प्रधानतः उन्हीं राज्यों का अध्ययन करा, वहां पर कार्यपालिका कैसे काम कर रही है, जैसे ब्रिटेन में कार्यपालिका कैसे काम करती है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है, अमेरिका में व्यवस्थापिका के पास क्या शक्ति है, अमेरिका की न्यायपालिका किस तरह के काम करती है। तो उनका जो अध्ययन था वह पूरी तरह से जो था वो पाश्चात्य लोकतांत्रिक राज्यों के अध्ययन तक ही। परंपरागत दृष्टिकोण की अगर हम अगली विशेषताओं की बात करें तो यह वर्णनात्मक अध्ययन था। परंपरागत विचारक जो थे, परंपरागत राजनीतिक विचारक, उन्होंने हर चीज का डिटेल में अध्ययन करा, पूरा उसका वर्णन करा। जैसे अगर ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का अध्ययन किया तो उसकी कानूनी शक्ति क्या है, उसके हर क्लॉज का अध्ययन करा, इस क्लॉज का मतलब क्या है, उसका डिटेल परिभाषा दी, उसका डिटेल में ईच एंड एवरी क्लॉज का डिटेल में वर्णन किया। तो पूरा जो इनका अध्ययन था वो वर्णनात्मक था। इस कानून की क्या इंटरप्रिटेशन है, इसको किस तरह से न्यायालय ने परिभाषित करा है, इसको किस तरह से कार्यपालिका ने करा है, इसका जो है व्यवस्थापिका किस तरह से इस कानून को बनाती है। तो ये जो पूरा अध्ययन था यह वर्णनात्मक अध्ययन था। अगली विशेषता की बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण ऐतिहासिक अध्ययन था। इसने इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल दिया। इन्होंने राजनीति विज्ञान को इतिहास के आईने से पढ़ने की कोशिश करी। कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो पहले उन्होंने उसको शुरू से उसके इतिहास से समझने की कोशिश करी। पुनः मैं ब्रिटेन की अगर व्यवस्थापिका का उदाहरण दूं तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका का उदय कैसे हुआ, उन्होंने स्टुअर्ट काल से उसके पूरे इतिहास के अध्ययन करा। उसकी शक्तियां थी तो उसकी शक्तियों का विकास कैसे हुआ, तो पूरे उन्होंने ऐतिहासिक जो था उसका इतिहास को उठाकर से वह वर्तमान तक आए। इतिहास में उनके पास ऐसी शक्ति थी, समय के साथ साथ उनकी शक्तियों में ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन होते हुए आज के समय, जैसे अगर कहूँ तो सिटी स्टेट्स अगर हम बात करें, ग्रीक सिटी स्टेट से ग्रीक सिटी स्टेट से मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम तक हम जो आए, तो उस पूरे इतिहास की इन्होंने जो है अध्ययन करा, उस पर परिचर्चा करी, उस पर अपना पूरा अध्ययन बेस था उनका। अगली विशेषता की बात करूं तो ये जो पूरा अध्ययन था परंपरागत दृष्टिकोण का, यह निगमात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित था। मैंने आपको कहा यह आदर्शात्मक था, यह नैतिकता पर आधारित था, यह कानूनी अध्ययन था, संस्थागत था, औपचारिक था, वर्णनात्मक था, ऐतिहासिक था।
तो ये जो अध्ययन था ये डिडक्टिव स्टडी था। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि कंक्लूजन क्या होने वाला है, आदर्श राज्य बनाना है। तो चूंकि उनके दिमाग में एक सोच थी, दृष्टिकोण था, अध्ययन पूरी तरह से आपको मैंने बताया ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन था, तो उनकी सोच थी कि इस तरह का आदर्श राज्य होना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा? अब उन्होंने इस पूरे अध्ययन में अपने तर्क से, अपनी कल्पना से उस राज्य को स्थापित करा। जैसे हॉब्स की अगर हम बात करें, हॉब्स ने लेविएथान बनाया जिसको ऑल पावरफुल बनाया, तो उन्होंने उसी तरह का ह्यूमन नेचर बनाया, मानव स्वभाव ऐसा था। जबकि रूसो ने जो सामान्य इच्छा दी, उन्होंने भी उसी तरह से मानव स्वभाव बनाया। यानी उनको जो चीज प्रूव करनी थी, जो उनके दिमाग में था, जिस हाइपोथेसिस को वो लेके चलते थे, उस हाइपोथेसिस को उन्होंने अपने तर्क और कल्पना के आधार पर उसको प्रूव करा। ये है निगमात्मक पद्धति। और जो हम कहे परंपरागत दृष्टिकोण था, वो निगमात्मक पद्धति पर आधारित था, क्योंकि ये फैक्ट्स का अध्ययन नहीं करते थे, ये तथ्यों का अध्ययन नहीं करते थे, यह तर्क और कल्पना पर आधारित थे। यह व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन था जिसमें व्यक्ति की सोच जो थी वह परिलक्षित होती थी, और यह जो है निगमात्मक पद्धति के द्वारा ही होती थी। वही चीज मैंने बताया कि यह तर्क और कल्पना पर आधारित था। चूंकि मैंने अभी आपको पिछले ही पॉइंट में इस चीज को बताया है कि राजनीतिक विचारक जो सोचता था उसी चीज को वह जस्टिफाई करने की कोशिश करता था अपने तर्क और कल्पना के आधार पर। प्लेटो ने आदर्श राज्य जो बनाया, उसने उस आदर्श राज्य को जस्टिफाई करा। हॉब्स का जो लेविएथान था, उसने ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि मानव स्वभाव चूंकि बहुत जंगली है, बर्बर है, तो राज्य को सर्वशक्तिमान होना चाहिए। उसने इसी चीज को बेस मानकर, ह्यूमन नेचर को बेस मानकर लेविएथान और राज्य को सर्वशक्तिमान बनाया। तो यह जो था ये पूरी तरह से तर्क और कल्पना पर आधारित था, कहीं पर भी तथ्यों की बात नहीं थी। पूरी तरह से जो राजनीतिक विचारक की जो सोच है, उसका जो दृष्टिकोण है, यह उस पर आधारित था। परंपरागत दृष्टिकोण की अगर हम अध्ययन पद्धतियों की बात करें तो एस.पी. वर्मा जो है इसकी 4 प्रमुख अध्ययन पद्धतियां बताता है: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक और वर्णनात्मक परिभाषात्मक। ये जो पद्धतियां हैं मैंने आपको बताया, इसका जो अध्ययन था ये बेसिकली इतिहास के अध्ययन पर बल देता था। यह जो इतिहास का विश्लेषण करता था, इसका ये मानना था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये इतिहास का विश्लेषण कर वर्तमान को समझने की कोशिश करता था। यह आदर्शात्मक, उपदेशात्मक था। इसका उद्देश्य क्या था? आदर्श राज्य की स्थापना करना, राज्य ऐसा होना चाहिए, राजा का यह कर्तव्य होता है, जो शासक है उसका यह कर्तव्य होता है, जो जनता है उसका यह कर्तव्य होता है कि वह राज्य के लिए इस तरह से काम करे। तो यह आदर्शात्मक था, नैतिकता पर आधारित था, मूल्यों पर आधारित था। और यह जो अध्ययन की जो पद्धति थी यह वर्णनात्मक परिभाषात्मक था। यह हर चीज की परिभाषा देकर उसका डिटेल में अध्ययन करता था। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण था वह निरंतरता का द्योतक था। उसने निरंतरता की बात करी। उसने परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों ने राज्य, सरकार, न्याय, अधिकार, इन सब कॉन्सेप्ट्स की बात करी। तो यह जो था बेसिकली निरंतर था, कंटिन्यू थे इसके जो कॉन्सेप्ट थे। अगर हम इस परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं के आधार पर परंपरागत दृष्टिकोण को शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो परंपरागत दृष्टिकोण जो था यह द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का जो अध्ययन था, राजनीति विज्ञान का अध्ययन, उसे हम परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के अंतर्गत लाते हैं। यह जो अध्ययन था यह अध्ययन मुख्यतः आदर्शात्मक, दर्शन शास्त्र से प्रभावित, मूल्यों और नैतिकता पर आधारित, निगमात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित, इतिहास का अध्ययन, कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन, तर्क और कल्पना पर आधारित अध्ययन, संकुचित जो कि मुख्यतः पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं
पाश्चात्य राज्य और उनकी संस्थाओं का अध्ययन इन्हीं अध्ययन तक सीमित था। ये परंपरागत दृष्टिकोण आज मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।